हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सिर्फ यहीं तक छोड़ा था। अब इसके बाद हम लोग कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं डी ब्लॉक्स की। इसके जब पहले डी ब्लॉक पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक के ऊपर। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, जैसे बहुत सारी वीडियो में ना डी और एफ मिक्सचर कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं। डी को पूरा अलग है और एफ को पूरा हम लोग ने अलग सेपरेट किया हुआ है। चलो स्टार्ट करें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूं। जैसे ये मेरे पास सारे मेटल्स हैं भाई, मेटल है ना, तो वो लोग मेटल लैटिस बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? लैटिस। वो भी मेटल्स हैं तो इनको हमें क्या बोल रहा हूँ? मेटल लैटिस। तो वो एक लैटिस के फॉर्म में अपने आप को अरेंज किए रहते हैं। अब अगर लैटिस के फॉर्म में अरेंज किए रहते हैं तो मुझे क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ, पहले मैं बता देता हूँ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो एटमाइजेशन का यहाँ पे मतलब है जो भी मेटल्स हैं वो यहाँ पे लैटिस बना के रह रहे हैं। सबसे पहली बात एंथैल्पी, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं यहाँ से एक भी, मतलब किसी भी एक मेटल को यहाँ से फ्री कराने के लिए। अब यहाँ पे किसी भी एक मेटल को फ्री कराना है, यानी मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यानी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब एक बात बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं? पहले तो वो मेटल्स हैं तो वो एक मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। अगर मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं तो मैंने ये भी बताया था वो लोग एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाँ याद तो आया। एंड फॉर्म एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कैरेक्टर। वो क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं, यानी एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, यानी मेटल का बॉन्ड तो तोड़ना ही तोड़ना है और ऊपर से एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड भी तोड़ना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक अच्छे समझे? यानी हमें मेटल का तो बॉन्ड तोड़ना ही तोड़ना है, यानी एटम को तो फ्री कराना ही कराना है, उसमें से भी हमें एक एक्स्ट्रा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो बॉन्ड शो कर रहा है उसको भी ब्रेक करना है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन मेटल लैटिस। ये जो हमारा एक मेटल जो लैटिस बना के है, इसके पहले हम लोग सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, मेटल लैटिस एंड देन कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। मतलब कहने का है भाई, पहले मैंने बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद जो मेरे पास एक एटम आया वो पहले कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। फिर मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसमें? फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा उसी एटम को गैसियस स्टेट में। किसमें कन्वर्ट करूंगा? उसी एटम को गैसियस स्टेट में। तो ये हमारा जो है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एकदम सिंपल समझ आया अच्छे से? भाई डी ब्लॉक एलिमेंट एक मेटालिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो हमको मेटल तो बॉन्ड तोड़ना ही तोड़ना है, यानी हमको कोवेलेंट बॉन्ड भी तोड़ना है। तो पहले हमको एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हम एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको, वो पहले एटम को फ्री कराने के लिए कर रहे हैं। अब मेटल है तो पहले किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। फिर मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा, एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद फिर वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस स्टेट में। तो यही है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी क्या होती है? हाई होती है। समझ आया अच्छे से? चल अब हम लोग बात किसकी करेंगे? अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस घड़ी का था इंतजार, अब वो घड़ी आ चुकी है। ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेगा? वो ये पूछेगा कि इसमें से ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, या सबसे हायर किसकी होती है या फिर मिनिमम किसकी होती है। तो हम लोग एक साथ एक सबकी देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ पहले। हाँ, पहला हम लोग का एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अब इन एलिमेंट्स के मैं लिख देता हूँ नंबर्स कितने? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट आंख बंद करके लिख डाल। नहीं, आंख बंद करके नहीं, वीडियो को बंद कर, नहीं वीडियो भी नहीं बंद करनी है, ठीक है? पॉज करके देखना। हाँ,
स्कैंडियम क्या होता है हमारे पास 4s2 3d1। इसको कैसे लिखेंगे 4s2 3d2। इसको कैसे लिखेंगे 4s2 3d3। सिमिलरली यहाँ पे भी 4s क्रोमियम 4s1 3d5। अभी मिस्टेक हो जाती है, संभाल लिया, ध्यान दे दिया। 3d5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d6। यहाँ पे 4s2 3d7। यहाँ पे 4s2 3d क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, सॉरी 8। और यहाँ पे 4s1 फिर यहाँ पे संभाल लिया, हैंडल विथ केयर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 3d10। तो मैंने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मुझे क्या देखना है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखना सबसे ज्यादा आसान है, सिर्फ देखना यहाँ पे पहली बार। अब एक बार बताओ, स्कैंडियम, देखो स्कैंडियम और जिंक इनकी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट? इसकी होती है +3 और इसकी होती है +2। आप लोग को इतनी बात अच्छे से ध्यान रखनी है, बाकी सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज पहले लिख रहा हूं, अभी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन। अब लेस एनर्जी डिफरेंस किस में था? पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, n-1d एंड ns सबशेल्स में। मतलब भाई इनके बीच का एनर्जी गैप कैसा है? बहुत कम है। जैसे ये n-1d और ये हो गया ns, तो इनके बीच में एनर्जी गैप कैसा है? बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कभी जंप करके यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है। भाई आप लोग के जैसे नहीं पड़ोसी छत बराबर रहती है, तो आप लोग कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। तो इलेक्ट्रॉन है, अकेला है, सिंगल है, तो फुदकता रहता है, कभी n-1d से, कभी ns से। तो अब ये इधर से कभी जंप करके इधर, कभी यानी कभी डी में कभी एस में, तो इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक और भी है, वो मर्जी हो तो लिख लो। एंड ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। भाई डी ऑर्बिटल्स बहुत सबके खाली पड़े हुए हैं भाई, जिनमें जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब खाली है, एक्सेप्ट जिनी कनाडा होगा, यानी जिंक, मरकरी और कैडमियम। क्लियर? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छे समझे? तो ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। किसमें n-1d और ns सबशेल में, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब इधर उधर मूव करता रहता है, और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो हैं, जिसकी वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वो कौन कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी देख लेते हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +2, फिर पहले हम लोग ने किस में से निकाला? आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे पहले निकलेगा s में से, सबसे पहले निकलेगा s में से, फिर d में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +3, फिर एक और निकालोगे तो +4। समझ आया? फिर यहां से +2, फिर एक d में से निकाला +3, फिर एक d में से निकाला +4, फिर एक d में से निकाला +5। अच्छे समझ आया? ठीक। अब देखो s में क्या है, +1 है ना, तो +1 भी, फिर एक d में से निकाला, d में से पांचों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +2 +3 +4 +5 +6। समझ आया? फिर यहां से भी +2 रिमूव हुआ, फिर +3 +4 +5 +6 +7, फिर सब में से आउटर मोस्ट शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते जाओ। अब इसमें कैसे निकलेगा? +2 +3 +4 +6, हाँ +5 गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डी का ऑर्बिटल आयरन का देखो, उसमें कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं, तो इस वजह से 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो 4 हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे +3 +4 +6। समझे? अब सिमिलरली यहाँ पे कोबाल्ट का क्या होगा? एक और भर जाएगा, तो यहाँ पे कितने होंगे? खाली 3 ही खाली रहेंगे, तो इसीलिए +2 +3 और +4। ये निकल में क्या होगा?
एक और भर जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 खाली रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे +2 +3 और +4। अच्छा, क्रोमियम तो हमारा एक्सेप्शनल है, तो इसी वजह से वो +1 तो शो करेगा ही, और उसकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो कराने के लिए, तो हम लोग डी में से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये +2 शो करता है, और सिमिलरली ये तो हमारा +2 शो करता ही करता है। तो हम लोग ने सबकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, वो क्वेश्चन ये नहीं पूछता, वो क्वेश्चन ये ज्यादातर पूछेगा कि ये बताइए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन पहले पूछेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और पूछेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें। देखो हायर तो वही होगा हमारा मैग्नीज, वो हमारा +7 में प्रेजेंट है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे +7 Mn लिख देता हूं, ठीक। अब पूछ रहा है कि लोअर, देखो लोअर कितना लोअर होगा, या तो +1 ही शो करेगा ना, +1 ही शो करेगा, तभी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब +1 कौन कौन शो करता है, तो वो हमारा क्रोमियम शो करेगा, कॉपर शो करेगा। देख लेते हैं एक बार, क्या सही है ये बात सबूत के साथ। हाँ, क्रोमियम भी है और हमारे पास कॉपर भी है, तो हमारा सबूत एकदम परफेक्ट है। एक Ag, Au और Hg, यानी हमारा सिल्वर, गोल्ड और मरकरी भी ये सब किस में शो करते हैं, सब +1 में शो करते हैं। सिर्फ मैंने लिख दिया है आप लोग को याद करने के लिए, क्योंकि अगर मान लो कभी पूछ लेता है कि हमें 4D और 5D सीरीज में भी बताओ, तो ये हम लोग इससे कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, क्रोमियम कॉपर आगे आया होगा, क्रोमियम कॉपर आगे आया होगा, क्योंकि इसलिए ये फर्स्ट, इसकी +1 वैलेंसी यानी फर्स्ट है, तो यानी वो आगे ही होंगे, तो इसीलिए क्रोमियम कॉपर आगे आया होगा। तो ऐसे ये याद हो जाता है क्लियरली। चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देख लिया है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, या फिर कलर्ड कंपाउंड्स, आयंस भी कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं, कि मतलब ये लोग कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मतलब इन ये कलर क्यों शो करते हैं। इसका सिंपली बहुत इजी सा जवाब है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो करेगा। इसका मतलब लिख सकता हूं मैं यहाँ पे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भाई साहब कलर शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अगर डबल इलेक्ट्रॉन होता तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता और कलर शो नहीं करता। अब जितने भी कामयाब इंसान है वो सब सिंगल हैं, तो उनकी जिंदगी कैसी है, रंगीन। जितने भी शादीशुदा है वो सब मतलब बेरंग। तो आप लोग भी अगर सिंगल हैं तो आपकी जिंदगी रंगीन है, खुशहाल चल रही है। तो इसीलिए अगर जिंदगी में कलर चाहिए तो जिंदगी में अनपेयर्ड रहना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। अब इसका एक और मतलब है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो कभी इस डी ब्लॉक से, कभी उस डी ब्लॉक, कभी उस डी ब्लॉक से, कभी इस डी ब्लॉक, जैसे ये। क्या आप लोग ने कभी भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम सुना है, सुना है, थोड़ा थोड़ा सुना होगा, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बस ये वही कॉन्सेप्ट है, मतलब मेरे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब सॉरी एक डी ब्लॉक होता है। अब उस डी ब्लॉक में से क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिट होता है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर मेरे पास ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर 2, अगर टेट्राहेड्रल है तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। ये हमारे लिए होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये हमारे लिए होता है टेट्राहेड्रल के लिए। समझ आए यहां तक। तो इलेक्ट्रॉन भाई मान लो अगर सिंगल है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप करके जा सकता है, यानी ग्राउंड स्टेट से वो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में जंप करके। किसमें, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अब भाई बहुत एनर्जी लेके गया, बहुत उड़ रहा था, तो एनर्जी ट्रांसमिट भी करेगा, मतलब एनर्जी एमिट भी करेगा। अब अगर एनर्जी को एमिट करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक की ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। अब अगर वापस जितनी एनर्जी लेकर के गया उतनी एनर्जी लेके आएगा। वो कहानी सुनिए ना, वो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बस वही है, जितनी एनर्जी लेके गया था उतनी एनर्जी को एमिट करते हुए आएगा, तो उतनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उस टाइम वो जो कलर शो करेगा उस कंपाउंड का वो कलर होगा।
इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो सब क्या शो करते हैं, वो सब कलर शो करते हैं। समझ आया यहाँ तक? तो इसीलिए अगर सिंगल हो तो भाई जिंदगी रंगीन है, वरना तो बेदर्द है। समझ आया अच्छे से? तो यहां से एक डी से दूसरे डी में, यानी एक डी से दूसरे डी में ट्रांसफर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके जा रहा है वही एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो इसीलिए जो कलर शो कर रहा है वो अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग कि स्कैंडियम और जिंक, ये हमारा +3 था और ये हमारा +2 था। दोनों अपनी वेरिएबल मतलब सॉरी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनकी कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों निकल गए 0। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भाई जिंदगी कलरलेस हो गई। जिंदगी क्या हो गई? कलरलेस, कोई भी कलर नहीं बचा। तो ये हमारे इनके में क्या हो जाएगा? नो कलर। अब बात करते हैं कि कौन कौन कलर मेनली शो करता है। देखो, जो हमारा कॉपर होता है और जो हमारे Fe2+, Fe3+, और हम लोग ने उसका भी कलर देखा था, किसका? मैग्नीज का, Mn का। Mn का कौन सा कलर था भाई? पोटेशियम पर मैग्नेट, P फॉर पर्पल। याद आया कुछ? P फॉर पोटेशियम, P फॉर पर मैग्नेट और P फॉर पर्पल। मैंने डार्क पिंक भी बताया था, हाँ याद तो आया। तो इसी वजह से इसका जो कलर होता है वो हमारा कुछ कुछ कैसा होता है? इसका कलर हमारा पिंक जैसा होता है। भाई Fe2+, इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, और जो Fe3+ होता है इसका कलर कुछ रेडिश ब्राउन जैसा होता है। भाई जो हमारा लोहा है ना, लोहा कौन से कलर का होता है? मेनली कौन से कलर का पाया जाता है? जंग लगा हुआ थोड़ा सा ब्राउन कलर का। तो मेनली जो हमारे पास आयरन जो होता है वो Fe2+ ब्राउन कलर का ही होता है, और जो Fe3+ जो होता है वो क्या, कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का ही होता है। और जो Fe2+ होता है वो हमारे कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और जो हमारा कॉपर होता है ना, कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। इसीलिए हम लोग जो कॉपर सल्फेट का कलर लिखते हैं ना, वो हम लोग लिखते हैं ब्लू सॉल्यूशन, क्योंकि भाई एक सॉल्यूशन मिलके बना है ना, इसी वजह से वो ब्लू सॉल्यूशन। समझ आया तक? पक्का? कोई भी डाउट नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स को भी देखा, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को भी देखा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। वो है हमारे पास कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कैटेलिटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एज अ कैटेलिस्ट फॉर्म करते हैं, एज अ कैटलिस्ट फॉर्म करते हैं। इतिहास को उठा के देख लो, पुराने इतिहास को। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजिनेशन था। हाइड्रोजनेशन क्या था? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का यूज हो रहा था। तो वो कैटलिस्ट कैसे थे? निकल, प्लैटिनम और पैलिडियम था। कुछ याद आया? एक और था हमारे पास, हैबर प्रोसेस। अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो हैबर प्रोसेस था। हैबर प्रोसेस में हम लोग क्या ले रहे थे? आयरन को ले रहे थे। आयरन यानी, लेकिन हमारा आयरन पूरा समूचा नहीं था कि एकदम धर दिया। वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल था, यानी वो चूरे में था, एकदम पिसा हुआ। भाई कूट दिया था उसको एकदम जम के। तो आयरन कैसे था? फाइनली डिवाइडेड था, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में था। समझ आए? अब एक और था, एक और इतिहास उठा के देखो, हमारा था कांटेक्ट प्रोसेस। क्या था? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में अगर जरा सा भी याद हो तो यहाँ पे वेनेडियम का यूज कर रहे थे, V2O5। अब वेनेडियम से एक और बात यहाँ पे याद आ गई। चलो एक बार पीछे चलते हैं अपने फ्लैशबैक में। यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन था, वो सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा सबसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है? वो होती है हमारी वेनेडियम की। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हायर यहाँ पे यूज एनर्जी होती है किसमें? वेनेडियम के केस में। समझ आए अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस में भी हम लोग का क्या यूज हो रहा था? V2O5। तो ये हम लोग ने लिखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं क्या शो कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा यानी शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ पे ऐसा कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। और ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
यहां तक समझ आया क्या? कोई भी दिक्कत क्या? नहीं ना, बिल्कुल। तो फटाक से सारी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देखो, नोट डाउन करो और अच्छे से समझ आएगा। तो हम लोग यहां तक ये भी समझ ली। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओफो कितने सारे सर कॉन्सेप्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो है पैरामैग्नेटिक का और एक डायामैग्नेटिक का। एक पैरामैग्नेटिक का और एक डायामैग्नेटिक का। अब पैरामैग्नेटिक कौन शो करेगा? पैरामैग्नेटिक वही शो करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यानी वो क्या होगा? कलर्ड फॉर्म करेगा। कलर्ड फॉर्म करेगा क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो वो डी से डी ट्रांजिशन करेगा। ओफो, समझ आ गया सर? तो इसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो इसका मतलब जो भी पैरामैग्नेटिक है वो सभी क्या होंगे? कलर शो करेंगे। और जो भी हमारे डायमैग्नेटिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे कलरलेस हो जाएंगे। जैसे कि हमारा जिंक याद है, स्कैंडियम याद है, तो वो हमारा क्या है? डायमैग्नेटिक। तो जिंदगी बेरंग हो गई यार एकदम। इसीलिए सिंगल रहो, ज्यादा फायदा। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। यहाँ तक अच्छे समझ आए? तो हम लोग ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा कि किस तरह सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डी एंड एफ ब्लॉक की वेरी करती हैं। अच्छे समझ आए? तो हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ने टोटल 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो फटाक से देखो और अच्छे से देख समझ आएगा। और हम लोग ने पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट को भी फिनिश किया था। अब हम लोग एफ ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने सेपरेट किया है ताकि एक एक प्रॉपर्टी एकदम बच्चों को एकदम क्लियर समझ आए। जिसको डी ब्लॉक देखना है वो एग्जैक्ट डी ब्लॉक मिलेगा, तो जिसको एफ ब्लॉक देखना है एग्जैक्ट एफ ब्लॉक मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक के साथ। देखना नहीं भूलना। बाय बाय।